पेट का जो साइज था 198 सेंटीमीटर था, बहुत हार्ड था, सीमेंट की तरह था। जो हमारे सांस की ट्यूब है उसमें हमें ट्यूब डालना पड़ा। डॉक्टर साहब के पास आए तो लगा था कि ऐसा हो पाएगा या फिर सब कुछ उम्मीद छोड़ दिया? उसके बाद जो बॉडी में फैट है, प्रोटीन है, जो नॉर्मल पार्ट होते हैं बॉडी के, वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं। जरा फर्ज कीजिए किसी आदमी का वजन 200 पार हो जाए तो क्या होगा उसकी। डॉक्टर साहब, जब पहली बार वो मरीज आपके पास आया तो किस स्थिति में आया था और कैसा दिख रहा था? देखिए, ये मरीज हमारे पास दूसरे अस्पताल से रेफर किया गया था और इसका वजन 200 से ऊपर था, 200 लगभग 209 किलोग्राम था। तो इस तरह के मरीज में एक तो मोबिलिटी, चलने फिरने की दिक्कत, वो चल फिर नहीं सकता था। दूसरा ये है कि इनको सांस लेने में दिक्कत बहुत हो रही थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वजन आपकी छाती पे और वो इतना ज़्यादा वेट था, उसकी वजह से इनको सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी। ये मेजर प्रॉब्लम थी इनकी, जिसकी वजह से ये हमारे पास आए थे। तो पहले इनको इन चीज़ों को पहले टैकल किया गया। अपने आप सांस लेने में दिक्कत थी तो इनको ट्रेकियोस्टमी की गई, ट्रेकिया में छेद करके सांस की नली में, और उससे वेंटिलेशन दिया गया ताकि सबसे ऑक्सीजनेशन बॉडी की परफेक्ट अच्छी रहे। और फिर बाद में उसके चलते इनको इन्फेक्शंस भी हुए, मगर उसको भी कंट्रोल किया गया। डाइट का खास ध्यान रखा गया ताकि इनको धीरे, ऑपरेशन से पहले शुगर को कंट्रोल किया गया, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया गया, ब्रीदिंग को कंट्रोल किया गया और इन्फेक्शंस को कंट्रोल किया गया। तो ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज करने के लगभग 1 महीने के बाद पेशेंट की सर्जरी हुई। अभी मरीज की क्या स्थिति है और मरीज किस तरह का काम वगैरह करता है? देखिए, अभी तो मरीज डिस्चार्ज ही हुआ है और अभी जो है वो बोल सकता है। ट्रेकियोस्टमी है, मगर ट्रेकियोस्टमी का ये होता है कि आप उसको बंद करके आवाज़ बोल सकते हैं, और मरीज मुंह से ले रहा है, बात कर रहा है, और वो अपने आप मोबिलाइज भी कर रहा है। और उसका वजन करेंटली 160 के लगभग है। जो 209 पे आए थे, अब 160 किलो वजन है, और ये आशा है कि धीरे धीरे, और ये वजन जो है वो घटता ही रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। कब तक घट के कितना हो जाएगा, आपको क्या उम्मीद है? देखिए, वजन सर्जरी के बाद जो है, वजन ये नहीं कि 6 महीने इतना हो जाए, वो कंटिन्यूअसली वजन घटता रहता है। और ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर हम आशा करते हैं कि इनका वजन अभी 160 है तो 80-90 किलो और कम हो जाना चाहिए। बतौर इंटरनल मेडिसिन या मेडिसिन के डॉक्टर, आप इस पूरे को किस तरीके से देखते हैं? अपने आप में एक कह सकते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्जरी है। डेफिनेटली सुपर ओबीज जो है वो बहुत ज़्यादा उतने नहीं होते हैं। ओबीज तो हम लोग अपने क्लिनिक में बहुत देखते हैं, जिनको हम मेडिकली मैनेज करते हैं। सुपर ओबीज होते हैं, उनको मेडिकली मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि मेडिसिन्स जो आजकल नई आई हैं बहुत अच्छी हैं। इंजेक्शंस, जो वेट लॉस मेडिकेशंस हैं, बहुत अच्छी हैं, मगर वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। हर मरीज उसको ले नहीं पाता है, लंबे समय तक नहीं ले पाता है, और उससे जो वेट लॉस होता है वो इतनी जल्दी नहीं होता है, मगर उस हद तक नहीं होता है जिस हद तक हम चाहते हैं। सर्जरी से जो है, जो वेट लॉस होता है वो जल्दी होता है और अधिक होता है। तो इसलिए इस तरह के पेशेंट्स को जो सर्जरी एक बेहतर चॉइस होगी, और उसके बाद अगर जरूरत पड़े, मरीज एक बार वो हो जाए, तब मेडिकेशंस को भी शुरू किया जा सकता है। सर, एक बात बताएं कि अगर मैंने खाना खाना छोड़ दिया तो मैं कितने दिनों तक सस्टेन कर पाऊंगा और उसका मेरे बॉडी पे क्या रिएक्शन है? देखिए, खाना खाना अगर छोड़ते हैं या उपवास करते हैं तो उसमें शरीर में शुरुआत के जो 24 से 48 घंटे होते हैं, उसमें जो बॉडी में ग्लूकोज स्टोर्स होते हैं लिवर में और मसल में, वो ग्लाइकोजन स्टोर्स ग्लूकोज वो एक यूटिलाइज हो जाते हैं। मगर उसके बाद क्या होता है कि अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर फैट जो होता है, वो फैट को इस्तेमाल किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर उसके बावजूद भी अगर फीडिंग नहीं होती है तो फिर धीरे धीरे प्रोटीन्स जो होते हैं, मसल में प्रोटीन्स होते हैं, वो भी यूटिलाइज होने लगते हैं, तो प्रोटीन ब्रेक डाउन भी होने लगता है उनको, क्योंकि बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन, हार्ट, किडनी, इनका फंक्शन सस्टेन करने के लिए बाकी जहां से भी फ्यूल मिल सकता है, वो फ्यूल को यूटिलाइज किया जाता है, चाहे फैट हो या प्रोटीन हो। मतलब एक तरीके से बॉडी अपने अंदर रिजर्व फ्यूल जो है उसका जो है उपयोग करना शुरू करती है। रिजर्व फ्यूल जो है होता है वो सिर्फ शुरुआत के 48 घंटे तक होता है। उसके बाद जो बॉडी में फैट है, प्रोटीन है, जो नॉर्मल पार्ट होते हैं बॉडी के, वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं।
सो बॉडी के जो बाकी चीज़ें होती हैं जैसे प्रोटीन, मसल प्रोटीन, फैट, ये ब्रेक डाउन होने लगते हैं फ्यूल प्रोवाइड करने के लिए। आमतौर पर भी देखा गया, खास करके दिनों में, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह हुए, उसमें लोग जो है काफ़ी ज़्यादा हंगर स्ट्राइक पे भी रहे। तो ऐसे में एक व्यक्ति का मैक्सिमम हंगर स्ट्राइक का डे क्या हो सकता है, कितना हो सकता है? नहीं देखिए, उसमें मैं नहीं कहूँगा हंगर स्ट्राइक का क्या है, मगर ये है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं खाएगा तो उसमें जैसे अगर 2 हफ्ते होते हैं तो उसके बाद जो होता है बॉडी में ब्रेक डाउन, मसल प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की एबनॉर्मेलिटी आने लगती है, जो क्रिटिकल ऑर्गन्स होते हैं हार्ट, ब्रेन, किडनी, उनके फंक्शंस को भी अफेक्ट होता है, तो इसीलिए रिस्क बढ़ने लगता है। मतलब 2 हफ्तों के बाद मरीज में रिस्क फैक्टर बढ़ने लगता 10 दिन से लेके 2 हफ्ते तक इस दौरान जो रिस्क बढ़ जाता है। है। और आमतौर पर तीसरे वीक में जाने के बाद फिर क्या स्थिति होने लगती है? नहीं, तीसरे वीक में मैं वही कह रहा हूँ ना, 10 दिन से लेके 2 हफ्ते तक रिस्क बढ़ने लगता है। अच्छा। और ये मतलब आदमी टू आदमी भी डिफर करता होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई हट्टा कट्टा है या कोई कोमॉर्बिड है, तो उस पर भी डिपेंड करता होगा कि वो कितना रिस्पॉन्ड करते हैं। जी बिल्कुल उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो कई तरह के ऐसे मामले हैं जिसपे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जैसे कि मान लीजिए कोई स्वस्थ है तो कुछ ज़्यादा दिनों तक प्रोलॉन्ग कर लेगा, कोई थोड़ा कम है तो कम, लेकिन 2 हफ्ते के बाद उसके शरीर की संरचना और जो फंक्शंस हैं उसमें कई तरह की परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। अगर सर्जरी हुई तो उसमें एनेस्थीसिया का एक बेहद ही अहम रोल था, और वो क्या था, हमारे साथ सुगंधिता भट्टाचार्य मौजूद हैं। मैम एक बात बताएं, आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग है? हाँ, चैलेंजेस सर्जरी से सर्जरी के पहले से सर्जरी के एंड तक एवरी स्टेप वाज अ चैलेंज। सो जब पेशेंट आया हमारे पास तो पेशेंट बहुत ही रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में था, रेस्पिरेटरी फेलियर में था, उनके मोटापा के लिए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एंड ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, इसके कारण उनके ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स एबनॉर्मल था। हमने उनको पहले नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में डाला जिससे मैनेज नहीं हुआ, फिर हमने उनको इन्वेसिव वेंटिलेशन में डालने का प्लान किया। उसके लिए हमें उनका ट्रेकिया जो हमारे सांस के ट्यूब है उसमें हमें ट्यूब डालना पड़ा, इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी करना पड़ा, जो एवरी स्टेप में बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज द वेरी थिक नेक पैड ऑफ फैट, जो हमारे सांस के ट्यूब है उसमें हमें ट्यूब डालना पड़ा, इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी करना पड़ा, जो एवरी स्टेप में बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज द वेरी थिक नेक पैड ऑफ फैट, थिक फैट इन द चेस्ट वॉल एंड द एब्डोमेन, पोजिशनिंग डिफिकल्ट था। तो हमने फिर ट्रेकियोस्टमी करके उनको आईसीयू में रखा, मैकेनिकल वेंटिलेशन दिया, उनके वेंटिलेशन को स्टेबिलाइज किया, और उनके न्यूमोनिया जो था लंग्स में उसके वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का था, उसको हमने एड्रेस किया विथ हाई डोज एंड हाई एंड एंटीबायोटिक्स। एंड उसके बाद आफ्टर स्टेबलाइजिंग द पेशेंट फॉर अ फ्यू डेज इन द आईसीयू हमने उनको एचडीयू में शिफ्ट किया। उसके बाद पेशेंट जब बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए स्टेबल हुआ लेने के लिए, जब इंट्राऑपरेटिवली भी ड्यूरिंग द सर्जरी ऑल्सो पेशेंट को वेंटिलेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, पोजिशनिंग करना मुश्किल हो रहा था, बट हमने उनका ऑक्सीजन लेवल्स ड्यूरिंग द सर्जरी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, बट हमने प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रॉपर मतलब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो हमने पहले से चार्ट आउट करके और उसका सोल्यूशन हमने ढूंढ के रखा था। तो प्रॉपर प्लानिंग, टीम वर्क के साथ हमने सारे चैलेंजेस को सक्सेसफुली एड्रेस किया, और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पेशेंट को चाहिए था उसको भी धीरे धीरे हमने टेपर किया, एंड नाउ द पेशेंट इज फिट फॉर वो सुपर ओवीज था, क्या ये अपने आप में पहला ऑपरेशन था इस तरह का? नहीं, पहला ऑपरेशन नहीं था, बट इतना कॉम्प्लिकेट होके आना, जो पेशेंट इतना सीरियस कंडीशन में आए थे, और ये कंडीशन को पहले ठीक ठाक करना, पहले सॉल्व करना, उसके बाद जब पेशेंट ठीक होता है, इन्फेक्शन से बाहर होते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर से बाहर होते हैं, उस टाइम पेशेंट को सर्जरी के लिए लेना, यही इस केस का खासियत था। मोटापा अपने आप में एक बीमारी नहीं, सामाजिक अवसाद भी बन जाता है, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों का शरीर एक तरीके से उस स्थिति में पहुंच जाता है जिसमें लोग उसे मोटा कहने लगते हैं। 209 किलो वजन का व्यक्ति एम्स आया और एम्स ने उसका ट्रीटमेंट किया। एम्स का दावा है कि अब वो घटकर 70 किलो पर आने वाले दिनों में आ जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर मंजुनाथ सर मौजूद हैं। सर एक बात बताएं कि कितना मुश्किल, कितना चैलेंजेस और किस तरीके से आपने इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया खास करके? नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर मंजुनाथ मारुति पोल, प्रोफेसर सर्जरी डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल डिसिप्लिन्स एम्स दिल्ली से हूँ। ये हमारे पास एक चुनौती वाला जो पेशेंट आया था, 32 ईयर यंग जेंटलमैन है जो 209 किलो से आया था। और इस देखो 209 बहुत बड़ा वजन है करके हम ये नहीं बता रहे, लेकिन ये जो कोमॉर्बिडिटीज जो बताते हो जिसके साथ आया था वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था। किस तरह की बीमारी थी इसको? तो इनको सांस लेने में बहुत डिफिकल्टी होती थी, वो अपने आप सांस नहीं ले पा रहे थे,
तो जनरली क्या होता है, जो सांस नहीं ले पा रहे तो एंडोट्रेकियल ट्यूब बताते हैं, जो सांस की नली डालते हैं, मुंह से सांस की नली में डालते हैं, पाइप में डालते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सीपैप पे वगैरह एनआईवी बोलते हैं जो मेंटेन नहीं कर पा रहा था। तो टीम ने डिस्कशन के बाद ये डिसाइड कर दी थी कि ट्रिक्यास्टमी करना ज़रूरी है करके। ट्रिक्यास्टमी एक होता है जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है ट्रिक्या से इधर नेक में, तो वो किया गया था और उसके थ्रू सीपैप दे रहे थे। सीपैप ये होता है जो हाई प्रेशर पे हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन या जो एयर देते हैं बेसिकली, और उसके कारण से उसके अपने आप में साइड इफ़ेक्ट्स भी होती है, क्योंकि हाई प्रेशर में आप अगर आप कुछ दे रहे हो तो वो अंदर की लेयर को इंजूर कर सकता है, सीक्रेशंस बढ़ा सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है, डिफ़िकल्टीज उसके कुछ कम नहीं है। और उसके अलावा भी कुछ डिफ़िकल्टीज होती है, जैसे इन्फेक्शन होना, रिकरेंट इन्फेक्शन होना, तो ये भी अपने आप में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। जो हम बता रहे कि एयरवे स्टेबिलाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, ये दोनों आते हैं। तो दूसरा चुनौती ये थी कि उनका जो अब्डामन वॉल था, जो पेट का जो साइज था 198 सेंटीमीटर था, बहुत हार्ड था, सीमेंट की तरह था। तो ये हमारी दूसरी चुनौती थी, क्योंकि ये हम उस टाइम पे हमें मैक्सिममली रियलाइज हुआ जब हम ट्रिक्यास्टमी जो करने गए थे, जो ये पेशेंट ऑपरेशन टेबल के बेड पे नहीं आ रहा था। तो हमने ओटी टेक्नीशियंस जो होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनकी सारे हेल्प लिया था। तो हमें उस टाइम पे जो बेड होता है पेशेंट का, जो वार्ड में जो बेड जिस पे लेटता है, उसी पे ट्रिक्यास्टमी करना पड़ा, क्योंकि वो इमरजेंसी प्रोसीजर हो गया था। तो उसके बाद हमारे पास ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या क्या है बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई थी। तो हमने एक टीम सेटअप किया था जिसमें एनेस्थेटिस्ट थे, सर्जन्स तो थे ही, और डाइटिशियन थे और फिजिशियंस भी थे। तो डाइटिशियन का हमें बहुत एक्सेलेंट हेल्प मिला था। जो वीएलसीडी डाइट बताते हैं वो अराउंड 32 डेज तक दिया था ट्रेकेस्टोमी के बाद, ताकि ये अब्डामन वॉल का साइज कम हो जाए। तो 198 सेंटीमीटर था, जो घट के आफ्टर 32 डेज 178 सेंटीमीटर हो गया था, और उनका वजन जो 209 किलो था वो कम होके 172 किलो हुआ था। मतलब बेसिकली ये बताना चाहता हूँ, द एक्सट्रीमली डिफिकल्ट केस for the surgery was converted to operable case। क्योंकि बेसिकली पेशेंट आते किस लिए कि मैं सपोज फॉर एग्जांपल आ गया हूँ वॉकिंग टॉकिंग, मैं जाना भी चाहता हूँ वॉकिंग टॉकिंग, दिस इज व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशन। इसको बोलते हैं हम रिकवरी, जो पेशेंट सर्जरी के बाद, दैट स्मूथ रिकवरी इज व्हाट एवरीबडी एक्सपेक्ट्स, एंड वो देना हमें ज़रूरी था। और ये मल्टीडिसिप्लिनरी टीम हमें एक्सेलेंटली इसी के कारण से हेल्प किया था। सर, कितने दिन जो बैरेट्रिक सर्जरी हुई उसके पहले कितने दिन उसको बेड पे रहना पड़ा, और उसके बाद बैरेट्रिक सर्जरी कितने दिन हुई, और उसके बाद टोटल जो उसका पीरियड था अस्पताल में वो कितना समय? जो देखिए अराउंड जून 16 तारीख को पेशेंट एडमिट हुआ था, 19 तारीख को इनकी ट्रिक्यास्टमी हुई थी। उसके 32 डेज के बाद हमें जो डेफिनेट बैरेट्रिक सर्जरी करना है वो किए थे, और उसके बाद 14 डेज हो चुके हैं। तो 14 डेज के बाद उनका अभी वजन है 160 किलोज। तो ये 160 किलोज विल वी एक्सपेक्ट कि उसका 65 to 75 किलोज आ जाएगा एट द एंड ऑफ 1 ईयर। सर, एक बात बताएं कि इस पूरे इसमें सबसे बड़ी चैलेंज क्या है और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज था कि एयरवे स्टेबलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट था। जो एंडोट्रेकियल ट्यूब से भी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, तो ट्रिक्यास्टमी करना पड़ा। और दूसरी चुनौती आ गई कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ब्रीथ कर रहे तो भी ऑक्सीजन नहीं मेंटेन कर पा रहे, तो सीपैप थ्रू ट्रिक्यास्टमी देने का एक दूसरी इंपॉर्टेंट चुनौती थी। तीसरी इंपॉर्टेंट की रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे थे, ये इसको बोलते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। और चौथी चुनौती यही थी कि अब्डामन वॉल इतना सीमेंट की तरह हार्ड था, इतना बड़ा था 198 सेंटीमीटर, उसको कम करना ज़रूरी था। नहीं तो हम अगर पोर्ट जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होते हैं वो पोर्ट डाल के सर्जरी करेंगे कैसे, जब हाथ ही नहीं हिलेगा, हमारा हाथ नहीं हिलेगा, तो इट वुड हैव बिकम, देखो ये ज़्यादा लंबे समय तक टॉलरेट भी नहीं करते ना पेशेंट जो सर्जरी, तो उनको 2 घंटे भी एक बहुत बड़ी लंबी समय लगती है उनको। तो उसके लिए जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट केस था जो सर्जरी के लिए, वो ऑपरेबल इजीली डुएबल केस कन्वर्ट करके उसको सर्जरी करके 2 दिन के बाद वो डिस्चार्ज के फिट मतलब होते हैं जनरली, लेकिन ये पेशेंट को सीपैप से भी हटाना ज़रूरी था। तो उसके कारण से अभी 14 डेज हो गए, अभी डिस्चार्ज हो रहा है एक पेशेंट। तरह से मतलब ऑपरेशन के लायक बनाने के लिए 32 दिन तक वो एडमिट रहा, उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ और अब डिस्चार्ज हो रहा है। ये करता क्या है वैसे, मतलब आम दिनों में बाय प्रोफेशन क्या काम करते हैं? कुछ काम करते हैं, मैं भूल गया हूँ बताना, सॉरी याद रखना। तो
मैं शायद 32 ईयर यंग है तो कुछ काम करते होंगे. अच्छा ठीक है, बट अब ये नॉर्मल लाइफ जी पाएगा आप? यस यस, नाउ ही इज नॉर्मल, उतना नहीं, वेल क्वालिटी लाइफ उनको मिला है. अभी अपने आप वॉकिंग कर रहे, टॉकिंग तो कर ही रहे, अपने आप सब कुछ अपना जो बेसिक लाइफ नेसेसिटीज होते हैं वो अपने आप कर रहे. कुछ दिनों के बाद वो अपनी जॉब भी जाएंगे और ही विल बी एबल टू डू इट. और ये सर्जरी ऐसी सेट है कि 8-10 साल तक उनकी वजन 65 to 75 तक टिके रहेगी एंड रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए भी ये टिके रहेगी. बस उनको डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप जो डिसिप्लिन मेंटेन करना है वो जरूरी होगा. एक आखिरी सवाल, एक आम लोगों की सोच होती है कि आप बर्गर, पिज्जा, तमाम तरह की चीजें खाएं, इससे आप मोटे हो रहे हैं. क्या इससे इतर भी क्या कोई चेंजेस है जिसकी वजह से आदमी मोटा हो जाता है? देखो, जंक फूड जो बता रहे हैं वो अपने आप में ये कारण है, लेकिन यही ये कारण है करके हम नहीं बताना चाहते हैं. ओबेसिटी एक डिसीज है. ये सब हम सब लोगों को मानना बहुत ज़रूरी है कि ओबेसिटी एक डिसीज़ है. ये वापस भी आ सकती है कोई भी ट्रीटमेंट, डिसिप्लिन मेंटेन करने के बाद भी. तो सही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रहना बहुत ज़रूरी है. दूसरा कारण यही है कि जो फैट है वो एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह काम करता है. तो यही हम बताना चाहते हैं कि एडिपोज टिश्यू स्टार्ट्स वर्किंग एज एन ऑटोनॉमस एंडोक्राइन ऑर्गन एंड बिगिंस टू सीक्रेट सेवरल हार्मोन्स, इंटरल्यूकिन्स वगैरह जो हार्मोन सीक्रेट करके वो मोटापा को प्रोग्रेसिव डिसीज बना देता है. उससे बचने का उपाय? उससे बचने का उपाय यही कि उसका जो ट्रिगर है, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, नेग्लिजेंस नहीं होना है, ये ट्रिगर है. तो ये ट्रिगर नहीं दबना है. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो होता है, स्लीप, एडिक्वेट स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज, ये मेंटेन करना ज़रूरी है, जो चीज़ें सर्जरी के बाद भी ज़रूरत पड़ती है. तो ये ट्रिगर नहीं दबना है. तो निश्चित रूप से ये बैरिएट्रिक सर्जरी अपने आप में कोई नई नहीं थी, लेकिन जो मरीज था वो कोमॉर्बिड मरीज था, जिसके लिए 32 दिन तो उसे सर्जरी के तैयार करने के लिए लगे, और इतना मोटा था कि ओटी चेयर भी उसके लिए मौजूद नहीं था. इन विपरीत परिस्थितियों में भी एम्स के डॉक्टरों ने इस सर्जरी को अंजाम दिया, और सबसे अच्छी बात यह है कि अब वो व्यक्ति बहुत अच्छी जिंदगी जीने को अग्रसर हो रहा है. नाम वरुण कुमार पाठक है. पाठक जी, एक बात बताएं कि जो पूरा का पूरा मामला था, जैसा कि सर ने बताया कि ओटी टेबल पे भी वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, ऐसे में ट्रैकोस्टोमी आप लोगों ने नॉर्मल बेड पे उठा किया. तो बीइंग ए ओटी टेक्नीशियन कितना बड़ा चैलेंज था? चैलेंज तो काफी बड़ा था. पेशेंट का पेट काफी बड़ा था, हेल्दी था, उसको पेशेंट के ओटी टेबल पे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था. हमारे पास काफी सारी चीजें हम रखते हैं पेशेंट को स्टेबल करने के लिए, एक्सटेंशन करने के लिए. नॉर्मल पेशेंट से एक्सट्रीमली मोटा था पेशेंट, तो उसको एडजस्ट करने के लिए, पोजीशन को ऊपर नीचे करने के लिए एक्सटेंशन लगाए. हमारे पास बेल्ट्स होती हैं कुछ पेशेंट को टाई करने के लिए, हमने वो टाई किया. इस तरह से हमने उसको पेशेंट को स्टेबल किया, जिससे उसकी सर्जरी 2 घंटे चली थी, वो प्रॉपर फॉलो हो पाए. अच्छा, और जब वो 32 दिनों तक ट्रैकोस्टोमी में था तो उस समय नॉर्मल बेड पे आप लोगों ने उसका सारा ध्यान रखा? जी. अच्छा, ये पहला ऑपरेशन था इस तरह का, या इस तरह के चैलेंजेस आते रहते हैं? चैलेंजेस आते रहते हैं. वी विल ऑलवेज रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ चैलेंजेस. अच्छा, और वी फॉलो द रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ द सर्जिकल ब्लॉक्स. एक ऐसे मरीज से आपको इस वक्त मैं तारुफ कराने जा रहा हूं जिनका वेट 209 केजी था और अब घट के धीरे धीरे घटता जा रहा है. डॉक्टरों का दावा है कि 70 किलो तक होने वाले हैं. सबसे पहले तो आपको नई जिंदगी की बहुत सारी बधाई. थैंक यू. और अभी आप बोल पा रहे हैं, अच्छी बात है. बिल्कुल. क्या परेशानी आई थी आपको सबसे पहले? एक तो मैं बेड पे ही लेटा रहता था, चल नहीं पाता था, ये चीज सबसे पहले. अच्छा, और सांस लेने में भी दिक्कत होती थी? नहीं, सांसों का लेने में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ये कि उठना बंद हो गया था. बंद हो गया? जब भी उठता था जब बस टॉयलेट जाता था. अभी ठीक हो गया? बिल्कुल. ऑपरेशन के बाद आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बात भी हो रही है सब? बिल्कुल हो रही है. अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्राउ में लगा के. दिल्ली के ही रहने वाले. और क्या काम करते थे वैसे, मतलब काम वाम नहीं कर पा रहे? पहले सीए कर रहा था, फिर वो हुई नहीं क्योंकि बॉडी थक ज्यादा जाती थी. अभी कॉमनर्स कर रहा हूँ. बहुत अच्छा. आप परिवार के तौर पे कितनी मुश्किल भरा दौर था आपके? बहुत ज्यादा था सर. घर में मम्मी नहीं है, घर में कोई नहीं है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत. अच्छा. हाँ. डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 70 किलो तक हो जाओगे? बिल्कुल हो जाऊंगा. हाँ. तो अब खान पान सब कुछ का ध्यान रखे? बिल्कुल. अब रखेगा. रखेगा. पहले क्या क्या खाते थे, क्या कैसे? जैसे मक्खन ब्रेड हो गया और नॉनवेज हो गया, खूब खाते थे? रोज खाते. अब जो है चीजें ठीक हो गई? बिल्कुल. ठीक है. डॉक्टर साहब के पास आए तो लगा था कि ऐसा हो पाएगा, या फिर सब कुछ उम्मीद छोड़ दिया था? नहीं, पहले हर्बल वालों के पास गया था मैं, लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर साहब ने, पूरी टीम. बिल्कुल. डॉक्टर साहब का रोज स्पेशली. चलो ठीक है. कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली.